जय हिंद दोस्तों, मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन मुख्य रूप से यूपी लेखपाल परीक्षा के ग्रामीण परिवेश के इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तारीख 31 जुलाई निर्धारित कर दी गई है, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अतः हम सबको ज़्यादा समय न जाया कर फुल्ली फोकस्ड होकर अंतिम तैयारी में लग जाने की आवश्यकता है, ताकि दोस्तों जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का टैग हम सब हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें। और जो भी भाई बंधु लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, उनको वीडियो शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, आज का यह इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी श्रेणी में आता है? तो पहला ऑप्शन है तीसरी, दूसरा ऑप्शन है दूसरी श्रेणी, पहला ऑप्शन है पहली श्रेणी में और चौथा ऑप्शन है चौथी श्रेणी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तीसरी श्रेणी में। आइए दोस्तों, इसको विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली में तीसरी श्रेणी में आता है, जो कि इसकी तीनों श्रेणियां इस प्रकार हैं, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत होती हैं। तथा इसे जिला परिषद या मंडल परिषद या जिला पंचायत के रूप में भी जाना जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य और भारत की संसद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं तथा जिले के सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2006 में, दूसरा ऑप्शन है 2009 में, तीसरा ऑप्शन है 1995 में और चौथा ऑप्शन है सन 2000 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम 2009 में प्रारंभ किया गया था। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि सन 2006 में मनरेगा चालू हुआ, 1995 में मिड डे मील चालू हुआ तथा सन 2000 में स्कूल चलो अभियान चालू किया गया था। आइए इसको विस्तार से भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित और पर्याप्त पेय न्यूनतम आधार पर खाना पकाने के जल की आपूर्ति को न्यूनतम जल गुणवत्ता मानक के साथ सुनिश्चित करना था, जो हर समय और सभी स्थितियों में पारंपरिक रूप से सुलभ होना चाहिए तथा यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50-50% निधि के बंटवारे के साथ प्रायोजित किया जाना है तथा दोस्तों जल एक राज्य का विषय है और ग्रामीण जल आपूर्ति को संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली पशु जनगणना कब शुरू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है सन 1909 और 10 के बीच में, दूसरा ऑप्शन है 1919 और 20 के बीच में, तीसरा ऑप्शन है 1929 और 30 के बीच में, चौथा ऑप्शन है 1949 और 50 के बीच में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली पशु जनगणना सन 1919 से 20 के बीच में प्रारंभ की गई थी। आइए इसको विस्तार से देखते हैं दोस्तों भारत में पहली पशु जनगणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य की गई थी। तब से यह हर 5 साल में एक बार आयोजित की जाती है तथा पशुधन जनगणना का संचालन कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग तथा मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जाता है और अब तक 20 पशुधन जनगणना की जा चुकी है। 20वीं जनगणना के संचालन के लिए पहली बार टेबलेट डिवाइस का उपयोग किया गया। 20वीं जनगणना के अनुसार 2019 में देश के कुल मवेशियों की संख्या 192.49 मिलियन है, जो कि पिछली जनगणना की तुलना में 0.8% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्य पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2021 का विजेता बना है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर रहते हुए ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है। इसके बाद असम, छत्तीसगढ़
दूसरे स्थान पर हैं, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे हैं। और यह पुरस्कार दोस्तों हर साल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय उन राज्यों को पुरस्कार प्रदान करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इस वर्ष योगी आदित्यनाथ सरकार को केंद्र सरकार द्वारा विकसित ई एप्लीकेशन और राज्य सरकार द्वारा विकसित कुछ और ऐप के कुशल कार्यान्वयन के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा जिलाधीश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिलाधीश अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। दोस्तों जिलाधीश प्रत्येक तहसील में उचित निरीक्षण, रख रखाव और गांव के अभिलेखों के सुधार और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए एक या एक से अधिक राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकता है तथा जिलाधीश प्रत्येक तहसील में गांव के अभिलेखों की तैयारी, रख रखाव और सुधार के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर या विशेष आदेश द्वारा अन्य कर्तव्य निर्धारित कर सकती है, उसके लिए कई लेखपाल की भी नियुक्ति कर सकता है। वहीं राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने व्यक्ति तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक उपयुक्त समझे जाते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप की सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिहार, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूप से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक नलकूप सिंचाई क्षेत्र माना जाता है और दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला नलकूप 1930 में खोदा गया था। उत्तर प्रदेश में भारत के नलकूप सिंचित क्षेत्र का 28.19% हिस्सा है तथा उत्तर प्रदेश में लगभग 93 लाख हेक्टेयर भूमि ट्यूबवेल सिंचाई के अधीन है और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। दोस्तों नलकूप सिंचाई सबसे सस्ता और सरल स्रोत माना जाता है। दोस्तों इन ट्यूबवेल के कुओं में नाइट्रेट, क्लोराइड आदि जैसे कई रसायन पाए जाते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मजबूत करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें होती हैं? पहला ऑप्शन है पीली मिट्टी, दूसरा लैटेराइट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में दोस्तों गर्म मौसम में ज़्यादा दरारें देखने को मिलती हैं। आइए दोस्तों इसको और भी विस्तार में देख लेते हैं। जैसे कि काली मिट्टी में उच्च जल धारण क्षमता होती है, यह गीला होने पर अत्यधिक संकुचित होती है और तनुकृत हो जाती है और सूखने पर चौड़ी दरारें इसमें पड़ जाती हैं, अर्थात शुष्क मौसम में नमी वाष्पित हो जाती है और मिट्टी सिकुड़ जाती है और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं जो कि अक्सर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी होती हैं। दोस्तों काली मिट्टी की मुख्य फसलें हैं जैसे कपास, दलहनी फसलें, बाजरा, अलसी, अरंडी, तंबाकू, गन्ना तथा खट्टे फलों की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही अनुकूल होती है। आइए दोस्तों और भी दूसरी मिट्टियों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय के जो मलबे आते हैं तथा समुद्र से निकले गाद से आती है। इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, खादर मिट्टी तथा भांगर मिट्टी। वहीं लैटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मिट्टी होती है जो मौसमी वर्षा की विशेषता है। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? पहला ऑप्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष, दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, तीसरा ऑप्शन है नगर पालिका वर्ग का सदस्य, चौथा ऑप्शन है जिला कलेक्टर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिला कलेक्टर। दोस्तों जिला कलेक्टर जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला योजना समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(z)(d) के अनुसार बनाई गई थी तथा जिला कलेक्टर के मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन की निगरानी करना, भू राजस्व एकत्र करना और जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम सभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243A, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243B, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243C और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 243D।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ग्राम सभा का संबंध आर्टिकल 243A से है। आइए दोस्तों इसको विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। ग्राम सभा एक गांव पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है तथा ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार की जाती है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 243B का संबंध पंचायतों का संविधान से संबंधित त्रिस्तरीय व्यवस्था से है, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत जिला स्तर पर संकलित है। वहीं आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है, जिसमें पंचायत के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वहीं ब्लॉक तथा जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तथा आर्टिकल 243D में दोस्तों यह सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालवीय जनप्रिया निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? दोस्तों ऐसे प्रश्न ग्रामीण परिवेश के सेक्शन में काफी पूछे जाते हैं, तो इसको फोकस करिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है तूर, दूसरा ऑप्शन है मूंग, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन, चौथा ऑप्शन है चना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूंग। मालवीय जनप्रिया मूंग दाल की एक फसल की किस्म है। आइए दोस्तों इसको और विस्तार से देखते हैं। जैसे मालवीय जनप्रिया मूंग दाल की एक किस्म है तथा इसको वर्ष 2001 में IIT BHU द्वारा विकसित किया गया था तथा वर्ष 2003 में IIT BHU द्वारा मालवीय जन चेतना नामक मूंग दाल की एक और किस्म को विकसित किया गया था। दोस्तों मूंग दाल की कुछ अन्य किस्में हैं, जैसे मोहिनी, पूसा बैसाखी, जवाहर 45, नरेंद्र तथा T44 इत्यादि। वहीं तूर दाल की भी किस्में हैं दोस्तों, जैसे पूसा अगेती, पूसा 84, ये तूर दाल की किस्में हैं। तथा सोयाबीन की किस्में भी दोस्तों जान लेते हैं, जिसमें है VL सोया 59, MAUS 158, MACS 1188। तथा चने की किस्में भी दोस्तों मेंशन है। इसमें पहला है पूसा 362, दूसरा है पूसा 547, प्रगति इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, CM योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों की आय को दुगना करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है किसान आय मिशन, दूसरा ऑप्शन है किसान कल्याण मिशन, तीसरा ऑप्शन है किसान हित मिशन, चौथा ऑप्शन है किसान सम्मान मिशन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसान कल्याण मिशन। दोस्तों 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसान कल्याण के लिए तथा उनकी आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन के नाम से 3 सप्ताह का लंबा अभियान चलाया था। यह प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रत्येक विकास खंड में आयोजित किया गया। इस मिशन के एक हिस्से के रूप में यूपी सरकार 100 प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल बनाकर उनको मान्यता देकर सम्मानित करेगी और उनके डेटाबेस भी सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों 2013 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2014 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2016 में, चौथा ऑप्शन है 2017 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। आइए दोस्तों इसको विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों यह योजना किसानों के लिए उनकी फसल के लिए एक बीमा सेवा है। इस योजना का बजट 8,800 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था तथा यह 2 योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित करती है। और यह योजना दोस्तों पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल आश्वासन दावे के शुरुआती निपटान को भी सुनिश्चित करती है तथा इस योजना का लाभ दोस्तों वही किसान ले सकते हैं जिनकी फसल का प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज नामक योजना शुरू की थी? तो पहला ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है जनजाति मंत्रालयों का मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है डाक विभाग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डाक विभाग। दोस्तों डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की थी। यह योजना विशेष रूप से आंतरिक गांवों में सार्वजनिक जागरूकता
और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने के अंतराल को कम करने के लिए प्रयास किया गया था। सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को 5 स्टार गांव की योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा और विपणन और प्रचारित किया जाएगा तथा इस योजना को 5 ग्रामीण डाक सेवकों की टीम द्वारा हैंडल किया जाएगा तथा इस टीम का नेतृत्व संबंधित शाखा के पोस्टमास्टर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तीसरा ऑप्शन है राज्य कृषि सिंचाई योजना, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय कृषि सिंचाई योजना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन योजना 2009-10 के दौरान प्रारंभ की गई थी। यह देश में वर्षा जल सतही भूमि के विकास के लिए 3 क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने के बाद सन 2009-10 में भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया। यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है और इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 90% और 10% के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है और वर्ष 2015 में इस योजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर दिया गया। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों, पंचायती राज स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इस योजना का उद्घाटन गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश था जिसने 1959 में इस प्रणाली को अपनाया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस प्रणाली को अपना लिया तथा पंचायती राज शब्द का अर्थ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली से है तथा इसका गठन 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।